ओके, हाय एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने इंटरनल डिवीजन पढ़ा था, आज हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन। अच्छा, इंटरनल डिवीजन अपन लोगों ने पढ़ लिया था क्या? पूरा पढ़ लिया था ना, राइट? अच्छा, देखिए एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट से ए और बी, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। ठीक, यार पहले आप ये समझो कि डिवीजन का मतलब क्या होता है। डिवाइड करना, दो हिस्सों में बांटना, है ना। लेकिन हम यहाँ पे है ना वो मीनिंग तो समझेंगे समझेंगे, डिवीजन का मैथमेटिकल मीनिंग समझते हैं। डिवीजन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है ए एंड बी और पॉइंट पी आता है और पॉइंट पी आकर कहीं बीच में बैठ जाता है, तो बेसिकली उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक ए पी और एक पी बी, है ना। लेकिन आप इसको मैथमेटिकली ऐसे समझिए कि पॉइंट पी इस तरह से बैठा है अंदर, पॉइंट पी इस तरह से बीच में आकर बैठा है सच दैट जो इसका डिस्टेंस ए के साथ आ रहा है और जो इसका डिस्टेंस बी के साथ आ रहा है उसका रेशो जो है दैट इज एम अपॉन एन। रेशो कुछ भी हो सकता है, मतलब उसने क्या किया, पी पॉइंट ने उसको दो पार्ट्स में तो बांटा ही है, लेकिन आप उसको मैथमेटिकली और अच्छे से समझेंगे अगर, तो ऐसे सोचा करो कि पी का डिस्टेंस पहले वाले पॉइंट से और पी का डिस्टेंस दूसरे वाले पॉइंट से, वो डिस्टेंस का रेशो एम बाय एन रहेगा। ठीक है, अगर पी अंदर आकर बैठता है और ये हरकत करता है, क्या हरकत, ए के साथ डिस्टेंस और बी के साथ डिस्टेंस का रेशो एम बाय एन बनाता है, तो उसको अपन कहेंगे कि इंटरनल डिवीजन है, क्योंकि उसने ये हरकत अंदर आके करी। यही हरकत वो बाहर से भी कर सकता है। बाहर से मतलब कैसे, कि इस लाइन के अलोंग अगर मैं इसका थोड़ा सा इसको मैं प्रोड्यूस करता हूँ और पॉइंट पी नहीं, चलो पॉइंट क्यू आया, इस बार पॉइंट क्यू आके बाहर बैठा और वो इस कदर बैठा कि पॉइंट क्यू का डिस्टेंस एक पॉइंट से, मतलब पहले वाले एंड से जो डिस्टेंस है और जो दूसरे वाले एंड से जो डिस्टेंस है क्यू ए अपॉन क्यू बी, वो एम बाय एन है। अगर उसने सेम हरकत जो अंदर बैठकर करी थी कि एम बाय एन में डिस्टेंस को उसने डिवाइड किया था, वही चीज़ अगर वो बाहर से करे क्यू ए बाय क्यू बी, है ना, इन द रेशियो एम एस टू एन, तो इसको अपन कहते हैं कि एक्सटर्नल डिवाइड करा है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या बात हुई सर, डिवीजन तो अंदर से ही होता है, ये तो दो पार्ट्स में ब्रेक हो ही नहीं रहा है। फील भी नहीं आती इसकी, सच में नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी। बट आपको उसको समझना पड़ेगा कि डिवीजन का मतलब ये नहीं कि आपको दो अलग अलग हिस्से दिखने चाहिए। डिवीजन का मतलब ये है कि जो पॉइंट आ रहा है वो एक एंड के साथ जो डिस्टेंस बना रहा है ना। जैसे पॉइंट पी ने एक एंड ए के साथ जो डिस्टेंस मेजर किया और वही पॉइंट पी ने दूसरे एंड के साथ जो डिस्टेंस मेजर किया, उसका कुछ रेशो है एम बाय एन। सेम चीज़ पॉइंट क्यू भी कर रहा है, लेकिन वो बाहर से कर रहा है। ठीक है, पॉइंट क्यू ने क्या करा, ए के साथ एक डिस्टेंस बनाया और उसने बी के साथ जो डिस्टेंस बनाया उसका रेशो एम बाय एन आ रहा है। ये चीज़ अंदर से हुई है इसलिए अपन इसको इंटरनल डिवीजन कहते हैं, वो चीज़ बाहर से हुई है इसलिए हम उसको एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। आ रही है बात समझ में? अच्छा, ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन कहेंगे, मतलब पॉइंट क्यू ने आके एक्सटर्नली डिवाइड करा। अच्छा, डिवीजन का रेशियो जब भी लिखते हो ना, तो हमेशा एक चीज़ आप देख रहे हो कि क्यू को ऊपर भी और नीचे भी मैंने पहले लिखा है। बच्चे इसमें बहुत गलतियाँ करते हैं। ठीक है, बहुत गलतियाँ करते हैं बच्चे, कुछ भी रेशियो लिख देते ए बी अपॉन ए क्यू लिख देंगे। गलत, आपको ये सब करना ही नहीं है। क्यू का डिस्टेंस पहले एक एंड के साथ लो, फिर क्यू का डिस्टेंस आप दूसरे एंड के साथ लो, वो वाला रेशो एम बाय एन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जो पॉइंट आया है वही डिवाइड कर रहा होगा, कुछ भी उटपटांग रेशो नहीं लिखना है आपको। ठीक है, अभी एक्सटर्नल डिवीजन तो हो गया। इंटरनल डिवीजन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कल, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, राइट? ये पढ़ चुके ना अपन। अच्छा, तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी कुछ फार्मूला होता होगा। अगर पॉइंट पी आके एम बाय एन का रेशो मेजर कर रहा है इंटरनली, तो दिस इज द फार्मूला। तो पॉइंट क्यू ने भी वही हरकत करी एक्सटर्नली, तो ये व्हाट इज दिस फार्मूला, पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट है और पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है ये, सही ना। जो पॉइंट आया है जिसने हरकत करी है हमको उसी का कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया है, एक्स का कोऑर्डिनेट, और वाई का कोऑर्डिनेट का भी सेम फॉर्मूला होता है, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। आ रही बात समझ में? बेसिकली वी आर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी
वहाँ पर अपन क्या करेंगे, वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू। तो मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है y3 x3 भी लिख सकता हूँ, कल मैंने x3 y3 लिखा होगा, तो आई कैन राइट x3 y3, या फिर चलो x3 y3 लिख देते हैं, ठीक है। मेरे को x3 y3 फाइंड करना है, टारगेट क्या है अपना, x3 y3 फाइंड करना है, ठीक है। टारगेट अगर आपको पता है तो आपको पता रहेगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अचीव करेंगे। तो आपको पहले एंड रिजल्ट पता होना चाहिए, वी वांट x3 एंड y3। तो अब देखो, समझो इस चीज़ को, पहले तो क्यू पॉइंट आया और वो यहाँ पर बैठा, उसने क्या करा, ए के साथ जो डिस्टेंस मेजर करा है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द रेशियो m। थोड़ा जगह कम पड़ गई ना, नीचे बनाता हूँ। क्यू ए जो है वो m को करस्पॉन्डिंग कर रहा है, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है वो m है, और क्यू बी वाला डिस्टेंस कितना है, n, ठीक है। अच्छा, so this is the external division. Now we want to find x3. कैसे करें सॉल्व, बताइए। क्यू के कोऑर्डिनेट आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको भी समझ में आएगा, कैसे करें। एग्जैक्टली हम ये कर सकते हैं कि आप ऐसा मत सोचो कि क्यू ने बाहर से डिवाइड करा, आप ये सोच लो कि ए और क्यू के बीच में बी है और बी कुछ रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, रेशो बदल जाएगा। अब आप बी को अगर इंटरनल डिवीजन मानते हो तो यहाँ पे इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, इंटरनल डिवीजन में जो अंदर वाला पॉइंट होता था एक्स पी, उसका फॉर्मूला होता था ये। तो यहाँ पे अंदर वाला पॉइंट क्या है, x2, तो x2 का फॉर्मूला मैं लिखूंगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास यहाँ पर रेशियो हुआ करते थे m/n, राइट। क्या हमारे पास यहाँ पर ये वाला रेशियो अपॉन ये वाला रेशियो है, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन अब आ जाएगा। देखो कैसे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लगभग हाँ एग्जैक्टली m-n हो जाएगा ना, पूरा m में से ये n घटा देंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा m-n, सही है। और ये वाला डिस्टेंस तो n ही रहेगा, तो ये रेशो जो है कितना आ गया, m-n/n। क्या आप यहाँ पे आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, बिल्कुल। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर अपन लगाएंगे तो वो कैसे लगेगा, देखिए, ये वाला रेशो इनटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट, तो m-n, x2 इज इक्वल टू m-n इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट दैट इज x3 प्लस ये वाला रेशो n फॉर नालायक इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट दैट इज x1 nx1 अपॉन दोनों रेशो का सम, तो m-n प्लस n, ऐसा हो जाएगा। ये तो कट जाएगा, m हो जाएगा, m को उचका के इधर भेजा अपन ने, तो mx2 व्हाट डू वी वांट, हमको x3 चाहिए ना, ओके, हमको x3 चाहिए, तो इसको x3 को मैं बिल्कुल नहीं हिलाने वाला हूँ, ये nx1 को इस तरफ पहुँचा देता हूँ मैं, nx1, और ये m-n x3 को ऐसा ही रहने दिया, बिकॉज अपने को x3 ही तो चाहिए, ठीक है। m-n को नीचे पहुँचा देंगे तो क्या बनेगा अपने पास, mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n, दिस इज इक्वल टू x3। तो क्या हमको x3 चाहिए था वो मिल गया ना। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला जो x3 का है और ये वाला फॉर्मूला जो इंटरनल में x3 का हुआ करता था, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, आप ध्यान से देखोगे, mx2 माइनस nx1, mx2 प्लस nx1 है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला सेम है, बस माइनस साइन का फर्क है, उस बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। पहले तो चर्चा करने का कोई विषय नहीं, आप चाहे तो याद रख सकते, जो इंटरनल का फॉर्मूला है उसी में बीच में माइनस लगाना है बस, ठीक है। अच्छा, y का भी अपन सिमिलरली लिखेंगे, है ना। सो सिमिलरली y के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, y3 इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m-n, ये आ जाएगा y कोऑर्डिनेट, इसी का सिमिलरली एकदम सेम लॉजिक है ना, आपको वही तो लगाना है, दोबारा सेम रेशो लेना है और वही चीज़ y पे करनी है, इसलिए मैंने सिमिलरली लिखा है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब अभी देखो फील नहीं आती अपने को कि कैसे डिवाइड कर रहा है, डिवाइड नहीं होता है वो, एक्चुअली एक पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है और दूसरे पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है उसका कुछ रेशो बना रहा है, उसको अपन डिवीजन कहते हैं, इंटरनल में भी और एक्सटर्नल में भी, ठीक है। ये लिख लो आप पहले अच्छे से, फिर अपन इसको, अच्छा इसका एक शानदार सा ट्रिक बताऊंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन देखा और एक्सटर्नल डिवीजन में बिना दिमाग लगाए आपका आंसर आ जाएगा, बस आपको इंटरनल आना चाहिए। एक सुपर ट्रिक देखेंगे अपन इसके बाद में, पहले आप इसको लिख लो अच्छे से। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन सेम कंसेप्ट पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग ए
एंड बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3, ठीक है। एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3 मतलब ये हमारे पास पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। पॉइंट बी है 7,9 और पॉइंट ए है 2,3। अब क्या करा कि एक पॉइंट आया, उसने इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करा, है ना, इन द रेशियो 2:3। तो एक्सटर्नली डिवाइड करा है तो पॉइंट कहाँ पर हो सकता है? ये लाइन को अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो ये कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। कैसे लेकर सॉल्व करा आपने, कैसे लेकर सॉल्व करा इसको? यहाँ पे माना, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है एक्चुअली, आप देखोगे ना ध्यान से तो हो क्या रहा है कि 2:3 का रेशो है, ए पहले लिखा है, मतलब ए के साथ जो रेशो बन रहा है वो 2 मानेंगे और बी के साथ जो रेशो बन रहा है वो 3 मानेंगे। मतलब बी के साथ जो रेशो बन रहा है वो बड़ा बन रहा है, डिस्टेंस बड़ा बन रहा है, तो हम बी के नज़दीक में पॉइंट को नहीं रखेंगे, है ना, बी से दूर रखेंगे और ए के नज़दीक रखेंगे उस पॉइंट को, क्यू को। क्योंकि यार समझो ना इस चीज़ को, पहले ए लिखा है इसलिए ए के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है उसको आप 2 मानो, तो ए से नज़दीक रहेगा और क्यू पॉइंट जो है वो बी से दूर रहेगा। ऐसे फॉर्मूले में मैंने ज़रूर आपको वहाँ पे बताया है, लेकिन इसमें ऐसा दिमाग खर्च होता है ना। मेरा तो बहुत दिमाग ख़राब होता था इन सब चीज़ों में, तो फिर इसका एक अल्टीमेट ट्रिक भी है, अपन देखेंगे। फिर पॉइंट क्यू यहाँ पर है, पॉइंट क्यू ने क्या करा है कि रेशो में डिवाइड करा है, कौन से रेशो में? 2:3 में। सो ये वाला रेशो कितना होगा? 2 होगा, और ये क्यू का ए के साथ ले लिया और क्यू का बी के साथ ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सही है क्या? अच्छा, नाउ यू कैन ईजिली सॉल्व इट। कि कैसे करोगे आप? mx1 + nx2 वैसे करके आप सॉल्व करोगे, राइट? या फिर आप इंटरनल बना के कर लो। आपने कैसे करा? डायरेक्ट फॉर्मूले से, ठीक है, डायरेक्ट ये वाला लगाया, ठीक है। जैसे करना है करो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है करो। आपको अगर ए को मानना है कि ए इंटरनली डिवाइड कर रहा है क्यू बी को, तो वैसे भी कर सकते हो, तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। ये पूरा 3 है तो ये तो 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 - 2 दैट इज़ 1, है ना। तो ये 1 हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, तो रेशो हो जाएगा 1:2 का। ईजिली आप कर सकते हो वैसे भी, बट कर लेना वो चीज़, है ना, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो भी हो जाएगा। अब मैं आपको इसका शानदार सा ट्रिक बताता हूँ, बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूँ। क्या होता है कि ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। पॉइंट ए गिवन है अपने को 2,3, पॉइंट बी गिवन है 7,9। ठीक है, ये ट्रिक नहीं है, बेसिकली ये जादू है। आपको क्या बोला गया है कि ए और बी को डिवाइड कर रहा है 2:3 में एक्सटर्नली। मूड खराब हो गया एक्सटर्नली सुन के। आप बोलो कि अपने को एक्सटर्नल डिवीजन आता ही नहीं, ठीक है। क्या बोलना है आपको? एक्सटर्नल डिवीजन आता ही नहीं, आपको इंटरनल डिवीजन आता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एक्सटर्नल डिवीजन को या कोई भी एक्सटर्नल डिवीजन को इंटरनल डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये पॉइंट क्यू जो था, ये वाला क्यू पॉइंट जो था वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था, राइट। आप बोलो कि एक्सटर्नली डिवाइड नहीं कर रहा है, पॉइंट क्यू जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और अगर आप इस एक्सटर्नल डिवीजन को ज़बरदस्ती इंटरनल डिवीजन में कन्वर्ट करते हो तो ये ट्रिक के हिसाब से जो रेशो हो जाएगा, अब वो 2:3 के बजाय बस 2:-3 कर दो। मतलब कहने का ये हो गया कि ये जो बाद वाला रेशो है आपका 3, है ना, उसको मैंने नेगेटिव कर दिया, ठीक है। मतलब कोई भी दुनिया का कोई भी एक्सटर्नल डिवीजन हो, कोई भी एक्सटर्नल डिवीजन हो, उस एक्सटर्नल डिवीजन को आप इंटरनल बना सकते हो। क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट करूंगा। दुनिया का कोई भी एक्सटर्नल डिवीजन हो उसको आप इंटरनल बना सकते हो, बस एक रेशो को नेगेटिव कर दो, चाहे 2 को नेगेटिव कर दो चाहे 3 को, दोनों से काम चल जाता है। मैं तो नॉर्मली बाद वाले को ही नेगेटिव करता हूँ। अब आपने क्या करा? अब आपने इस एक्सटर्नल डिवीजन को इंटरनल डिवीजन बना दिया है। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करोगे? रेशो पे गोला मारा, दूर वाला एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, तो क्यू का अपने को निकालना है बेसिकली कोऑर्डिनेट, तो सॉरी इसको x3 इसको y3 बोल दिया। आई वॉन्ट टू फाइंड x3, कैसे निकालेंगे? 2 × 7 प्लस -3 × 2 अपॉन क्या आ जाएगा? 2 + -3, तो ये कितना हो जाएगा? 14 - 6 8, 8 अपॉन 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1। आंसर क्या आ रहा है? -8। सेम आ रहा हो, है ना। अच्छा, y3 निकालना है आपको। फिर से इंटरनल डिवीजन के हिसाब से सोचो, हर एक्सटर्नल डिवीजन को आप इंटरनल में कन्वर्ट कर सकते हो, बस एक नेगेटिव कर दो कोई भी रेशो को, क्योंकि फॉर्मूले में भी ऐसे ही होता है। आप देखोगे ना, पहले यहाँ पे प्लस हुआ करता था, यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, तो बेसिकली n नालायक की जगह पर ने माइनस नालायक कर दिया। अच्छा, तो y3 को अपन ने क्या लिख दिया?
2 इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट, तो 2 इंटू 9 प्लस -3 इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट, तो -3 इंटू +3 अपॉन 2 प्लस -3, m प्लस n तो होता ही होता है, ये -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -9, 18, 18 माइनस 9 कितना हो जाता है 9, तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q पॉइंट कितना आ जाएंगे -8, -9, बस यही आपका आंसर है। तो एक्सटर्नल डिवीजन में आपका अगर दिमाग खर्च हो रहा है तो मत करो, हर एक्सटर्नल डिवीजन को इंटरनल बना दो और कोई एक रेशियो को माइनस में कर दो, इस बात को मैं लिखवा भी देता हूँ। लिखिए ट्रिक, देखो इफ द रेशियो ऑफ, स्क्रीन में दिख रहा है ना, इफ द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन is m/n, then consider it as internal division of m/-n, that's it। आप उसको m/-n का इंटरनल डिवीजन मान लो, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो वैसे तो, और -monkey/+ नालायक, कोई एक नेगेटिव कर दो, है ना, बट मैं दूसरा वाला ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ, दोनों से सेम आंसर आता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों, दूसरा वाला मैं इसलिए नहीं बताता हूँ ताकि बच्चों को एक बताऊँ एक ही याद रखें, कंफ्यूज ना हो कि और किसको नेगेटिव करना था भूल गया मैं, बस दूसरा नेगेटिव कर लो, लफड़ा ही खत्म। हुआ ओके। अगला कंसेप्ट हम लोग लिखने वाले हैं, पहले वो लिख लो अच्छे से, फिर अगला कंसेप्ट लिख पाता हूँ। लिखिएगा, थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, कहानी सुनना है ना, इसके पीछे एक कहानी है। हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ठीक है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। कहानी सुनिएगा ध्यान से। एक पॉइंट आया P, पॉइंट P ने बोला कि मैं ए बी को डिवाइड करूंगा m/n के रेशो में, लेकिन इंटरनली। हमने बोला ठीक है कर दो। तो पॉइंट P आया, उसने बोला कि मैंने इनको डिवाइड करा m/n के रेशो में इंटरनली। फिर पॉइंट Q आया, वो बोला मैं भी करूँगा, लेकिन मैं एक्सटर्नली करूँगा। तो पॉइंट Q आया, एक्सटर्नल करना है तो उसको या तो ये वाली डॉटेड लाइन में बैठना पड़ेगा या ये वाली, हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो पॉइंट Q आया, उसने बोला कि मैं भी डिवाइड करूँगा सेम रेशो में बट एक्सटर्नली। तो पॉइंट Q आया, उसने सेम रेशो में, देखो P ने किसके साथ, A के साथ M बनाया, तो Q भी A के साथ M बनाएगा डिस्टेंस, और B फॉर बॉम्बे के साथ N फॉर नालायक बनाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, पॉइंट P और Q उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी हुई कि दोनों ने m/n के रेशो में डिवाइड करा, बट एक ने इंटरनली, एक ने एक्सटर्नली। अगर ऐसा होता है कि दो पॉइंट P और Q किसी लाइन सेगमेंट को सेम रेशो में डिवाइड करते हैं, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली, तो वो दोनों पॉइंट्स P
वो दोनों पॉइंट्स P और Q एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ सर हार्मोनिक कॉन्जुगेट का? पहली बात तो कहलाते इतना तो समझ में आ रहा है ना, कब कहलाएंगे? जब सेम रेशो में इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट जरूर कहलाएंगे, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब हम लोग देखते हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाते हैं, मतलब होता क्या है ना, बड़ी दुर्लभ सी चीज़ होती है। मैं यहाँ पर नीचे ड्रॉ करूँगा, ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत कलाकारी करी। अच्छा एक बात बताऊँ मुझे आप लोग कि जो ये चीज़ मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में पूछी थी, फिर से ए बी और सी तीन नंबर अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, इफ दीज थ्री नंबर्स आर इन एच पी, तो इसका मतलब क्या होगा? सॉरी हाँ, बी का वैल्यू क्या होगा? 2ac अपॉन ए प्लस सी, सही ना? अच्छा, मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो क्या कि अगर कोई भी तीन नंबर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, एनी थ्री नंबर्स, अगर इफ आई राइट z इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो क्या आप बोल सकते हो कि x y z हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे? बिल्कुल। और ये z जो होगा वो बीच वाला नंबर होगा, और x y जो होंगे वो अगल बगल वाले नंबर होंगे। जो यहाँ पे आएगा वो बीच वाला नंबर होगा और ये वाले अगल बगल वाले नंबर्स होंगे। अच्छा आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसको हम लोग है ना ये वाली चीज़ पे थोड़ी बात करते हैं, फिर आई विल कम बैक टू दिस। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं अपन, छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, इतना ही समझ में आ रहा है वही काफ़ी है अभी। अब यहाँ पे आते हैं, पॉइंट P ने क्या करा, m/n के रेशो में डिवाइड करा AB को इंटरनली, पॉइंट Q ने क्या करा, m/n के रेशो में डिवाइड करा AB को एक्सटर्नली। तो P और Q एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गए। इसमें होता क्या है, उसमें ये होता है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, बोलिए इसका नाम क्या है? AP, ठीक है ना। A पकड़ लेना है, A का P तक डिस्टेंस, फिर A को फिर से पकड़ा, A का B फॉर बॉम्बे तक का डिस्टेंस, फिर A को फिर से पकड़ा अपन ने, और A का कतर तक का डिस्टेंस जो है, ये तीनों जो डिस्टेंस होने वाले हैं, है ना, ये तीनों डिस्टेंस HP में होते हैं। ये होता है, फिर से बता रहा हूँ, मान लो ये डिस्टेंस A यूनिट से, ये B यूनिट से, ये C यूनिट से, तो ये तीनों ABC जो डिस्टेंस बन रहे हैं ये HP में बनते हैं। बहुत दुर्लभ सी चीज़ है। कब होता है ऐसा? जब दो पॉइंट्स जिद पे अड़ जाते हैं और एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली डिवाइड करता है सेम लाइन को सेम रेशो में, है ना। तो क्या होता है कि हमारे पास जो पहला डिस्टेंस आता है AP, और दूसरा डिस्टेंस जो आता है AB, और तीसरा डिस्टेंस जो आता है AQ, वो तीनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस बात को अपन थ्योरेटिकली लिखेंगे, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कैसे होते हैं वो भी लिखवा देता हूँ मैं आपको। हाँ, मैं आपको जो चीज़ एक और चीज़ समझा रहा था वो समझा ही देता हूँ, ताकि मैं आपको एक अलग ढंग से पढ़ा सकूँ इस चीज़ को। देखना ध्यान से। अच्छा, इसको अगर मैं उल्टा करता हूँ, इसको अगर मैं दोनों तरफ से उल्टा कर देता हूँ, तो LHS को उल्टा करा तो क्या हो जाएगा 1/b, RHS को उल्टा करा तो क्या हो जाएगा a + c अपॉन 2ac। बंटवारा कर देते, a अपॉन डिनोमिनेटर और c अपॉन डिनोमिनेटर, कर सकते ना। तो a अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या आएगा 1/2 को इधर पहुँचा दो, 2 को इधर पहुँचा दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/c + 1/a इज इक्वल टू 2/b, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि यही चीज़ होती है तीन नंबर HP में होते हैं तो। अच्छा, इसी चीज़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ अपन ने सीखा था, क्योंकि HP को उल्टा करते तो AP बनता है, और AP बनता है तो बीच वाले नंबर का डबल जो होता है वो अगल बगल वाले नंबर के बराबर होता है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आपको अटपटाहट लग रही तो ABC अगर तीन नंबर HP में है, ठीक है, तो 1/a 1/b और 1/c ये AP में होंगे, राइट। और अगर तीन नंबर AP में होते हैं तो क्या होता है, बीच वाला नंबर इट इज़ एवरेज ऑफ कॉर्नर वाले नंबर्स, राइट। तो बीच वाला नंबर क्या है 1/b, इट इज़ एवरेज ऑफ 1/a + 1/c, बाई 2 लिखूंगा उसको मैं यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही होता है। फिर इसी को थोड़ा सा और अपन ने LCM लेके ऐसा लिख दिया था। दिस इज इनफ फॉर अस। तो आप ऐसे लिखो, या फिर ऐसा लिखो कि b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a + c। इसी को सिंप्लीफाई करके रेसिप्रोकेट करना होता है, तो यही रिलेशन आ जाता है। मैं आपको कहता हूँ कि दोनों तरीके से याद रख लिया करो, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए। चलो, अपन ने इसको अब रिवाइज कर लिया है, तो इसके आगे का पढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि डिस्टेंस AP, पहला वाला डिस्टेंस,
आप अभी नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। दूसरा वाला डिस्टेंस ए बी फॉर बॉम्बे, और तीसरा वाला डिस्टेंस ए क्यू, ये तीनों होते हैं एच पी में, दे आर इन एच पी। ठीक है, ये एच पी में होंगे कब, जब पी और क्यू सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। अच्छा, ये तीन रेशियो अगर एच पी में हुए तो इनका उल्टा जो होगा वो ए पी में होगा। सोच कर देखो, 1 बाई ए पी, 1 बाई ए बी और 1 बाई ए क्यू, ये किस में होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। दे मस्ट बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अगर ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हुए तो बीच वाले का डबल, अच्छा देखो, आई नेवर रिमेंबर दिस थिंग, मैं कभी याद नहीं रखता हूँ, सच बता रहा हूँ, आप भी मत याद रखना, बट आप इतना तो ज़रूर याद रखना कि ये तीनों का तीनों एच पी में होगा। ठीक है, ऐसा होता है। आई विल प्रूव दैट, मैं ये प्रूव करके आपको बता दूंगा ज़रूर। आप ये मत सोचो कि सर कैसे आपने बोल दिया एच पी में होता है, हम कैसे मान जाए, प्रूव करके मैं बता दूंगा, अभी आप फिलहाल मान लो। ठीक है, तो इसका डबल बीच वाले का 2/AB, दिस इज इक्वल टू कॉर्नर वाले नंबर 1/AP प्लस 1/AQ। बस इससे अपना नेक्स्ट रिजल्ट वही बन के आ जाएगा, है ना। ओके, अब इस चीज़ को लिखना है हमें, तो मैं आपको लिखवाता हूँ पहले सिस्टमैटिकली। देखिए, लेट ए एंड बी, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर फर्स्ट, है ना। तो आप उसके लिए चाहे तो जगह छोड़ दो अभी, बिकॉज मैं आपको थ्योरी लिखवा देता हूँ इसके पीछे की। Let A and B are two given points. Let A and B are two given points. If P and Q, if P and Q divide the line segment AB, divide the line segment AB in the same ratio, if P and Q divide the line segment AB, line segment AB in the same ratio, ब्रैकेट में लिखो m/n, same ratio m/n, internally and externally, P and Q divide the line segment AB in the same ratio internally and externally, respectively, रेस्पेक्टिवली लिखना है, ज़रूरी है, अपन P को इंटरनल के साथ बता रहे हो और Q को एक्सटर्नल के साथ, रेस्पेक्टिवली। देन point P and Q, point P and Q are called harmonic conjugate, then point P and Q are called harmonic conjugate of each other. Point P and Q are called harmonic conjugate of each other with respect to A and B. V R WRT लिखना है, W dot R W dot R dot T are called harmonic conjugate of each other with respect to A and B. ठीक है, कॉर्नर वाले पॉइंट तो फिक्स होने चाहिए यार, है ना। अच्छा, अभी आप चाहो तो फोटो बना दो, इसके नीचे बना दो, या इसके ऊपर जगह छोड़ी तो उसके ऊपर बना दो। अच्छा, ये सब चीज़ें इतने अच्छे से लिखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू विल फॉरगेट, है ना। आज से कुछ महीनों बाद आप इसको बिल्कुल भूल जाओगे, लेकिन भूल जाने का मतलब ये नहीं कि याद नहीं करोगे, फिर रिवाइज करोगे तो नोट्स पे आओगे, नोट्स पढ़ोगे तो नोट्स में सब अच्छे से लिखा होगा, तो सब अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से लिखना ज़रूरी है।
ओके, व्हाट शुड वी डू? प्रूफ देखना पड़ेगा अपने को। अच्छा, थोड़ा अपन ने चित्रकला यहाँ पे ज़्यादा कर दी है, लेकिन ये फ़ोटो बनाई होगी आपने, उसके नीचे हम लोग लिखेंगे, ये नहीं लिखने वाला हूँ मैं, पहले ये लिखूँगा हेयर पी पॉइंट को ए के साथ लिखा और पी पॉइंट को बी के साथ लिखा, ऐसे रेशो लिखना आना चाहिए बहुत अच्छे से, दिमाग में शांति रहती है। फिर क्यू पॉइंट को ए के साथ लिखा और क्यू पॉइंट को बी के साथ लिखा, वो वाला रेशियो भी m/n है। इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन और उसको कहेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली तो वी हैव रिटन इट, ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है, अब लिखो ये वाली चीज़, hence AP, AB and AQ are in HP. hence करके मत लिखो, अदरवाइज आपको ये फील होगा कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बस ऐसे डायरेक्टली लिख दो, ये तीनों HP में होते हैं, ये HP में तो ये AP में है, और ये AP में तो ये रिजल्ट ट्रू है। और इस रिजल्ट का क्या सबूत है, क्या प्रूफ है, वो अपन देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या सबूत है। ओके, प्रूफ देखेंगे अपन। अच्छा, प्रूफ के लिए देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, m/n क्या है, PA/PB, m/n क्या है, PA/PB, लेकिन ये m/n तो QA/QB भी है, दिस इज QA/QB एज वेल। अच्छा, ठीक, मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो रिलेशन है PA/PB इज इक्वल टू QA/QB, इसको उल्टा करके लिखता हूँ। उल्टा करके, अभी देखो प्रूफ है, आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं बस समझा रहा हूँ कि ये रिजल्ट जो है एक्चुअली ट्रू है, ये वाला रिजल्ट। तो उल्टा करके लिखेंगे, क्यों लिख रहे हैं उल्टा करके, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, देखते रहिएगा। तो मैंने PA/PB को उल्टा करा, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा QB/QA को। अच्छा, क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि PB जो है, PB दिख रहा है आपको, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, AB माइनस AP। सोच कर देखिए, पूरा AB में से AP हटा दिया अपन ने, AB में से ये AB में से AP हटा दिया, तो वो PB आ जाएगा। तो PB कैन बी रिटन एज आगरा बॉम्बे माइनस आगरा पंजाब, अपॉन PA को AP ही लिख दिया, एक ही बात है। अच्छा, QB की बात करते हैं, हाउ कैन वी राइट QB, ये डॉटेड वाला जो है कैसे लिख सकते हैं इसको अपन, पूरे AQ में से पूरा AB हटा देंगे, पूरे AQ में से पूरा AB हटा देंगे और नीचे AQ ही रहेगा। ठीक है, इज दैट ओके? अच्छा, बंटवारा किया मैंने, तो आगरा बॉम्बे अपॉन आगरा पंजाब, और उधर क्या आ जाएगा, AP/AP 1, फिर AQ/AQ 1 माइनस AB/AQ, राइट। अच्छा, ये -1 को उस तरफ भेजा, AB/AQ को इस तरफ भेजा, तो AB/AP प्लस AB/AQ, दिस इज इक्वल टू 1 + 1 2। ठीक है, अच्छा यहाँ से AB कॉमन आएगा, ऊपर से AB कॉमन आएगा ना, उस AB को यहाँ 2 के पास पहुँचा देंगे, तो 1/AP बचेगा प्लस 1/AQ
दिस इज इक्वल टू 2/AB। अच्छा देखो, हो गया प्रूफ। अच्छा, ये देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये नंबर है x, मान लो 1/AP को पूरा x बोलेंगे, ये पूरा y है, ये पूरा z है, अगर तो x y z AP में होंगे या HP में होंगे। फिर से आई विल रिपीट माई क्वेश्चन, या तो छोड़ो, इतना भी क्या ही सस्पेंस बनाना। अगर ऐसा कुछ होता है किसी नंबर के साथ, मतलब 2/बॉम्बे इज इक्वल टू 1/आगरा प्लस 1/कैलकटा, ऐसा होता है, तो इट इज़ वेरी इजी टू से दैट आगरा कैलकटा के बीच में बॉम्बे रहा होगा और तीनों HP में रहे होंगे, क्योंकि ये HP वाला फॉर्मूला है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं। मान लो आपको ये चीज़ याद नहीं, आप भूल गए, तो आप लोग ऐसा सोचो कि किसी नंबर का डबल है, 1/B का डबल है ना, तो किसी नंबर का डबल किसी और दो नंबर्स के बराबर है, तो मतलब ये दोनों एक्सट्रीम्स रहे होंगे, ये बीच का रहा होगा, तो ये और ये AP में रहे होंगे, है ना। खैर इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं सोचना है आपको, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर। अच्छा मेरा सीक्वेंस ध्यान से देखिएगा प्लीज़, ये वाला नंबर बीच का रहा होगा AB, है ना, और इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड बोल देंगे। देयरफॉर AP, फिर सेकंड वाला AB, फिर थर्ड वाला AQ आर इन HP, दे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हैंस प्रूव्ड। ये चीज़ अपन ने प्रूव कर दिया। अगेन प्रूफ इसका मैं इसलिए कराता हूँ ताकि फील हो जाए कि हाँ वाकई में आता है, डायरेक्ट रट नहीं रहे अपन, बट एंड में आपको रिजल्ट ही याद रखना है कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये तीनों HP में है, बस बात खत्म। सेम ऑर्डर में HP में, है ना। आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले AP लिखा है, फिर उसके बाद AB लिखा है, बीच वाला ये AB है ना, फिर सबसे बड़ा वाला AQ है, सेम ऑर्डर में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और बात करूँगा मैं आपसे, बट पहले इरेज कर लेता हूँ मैं। देखो कुछ बातें और करते हैं। मान लो हमारे पास पॉइंट A है, पॉइंट B है ना। पॉइंट P आया और पॉइंट P ने इस लाइन को लेट से 3:2 के रेशो में डिवाइड करा इंटरनली, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए कि पॉइंट P ने क्या करा, इंटरनली डिवाइड करा 3:2 के रेशो में, तो पॉइंट P का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कौन सा पॉइंट होगा, या पॉइंट, मैं आपसे अगर बोलता हूँ कि पॉइंट P का हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आता है क्या? बस यही क्वेश्चन समझना है, पॉइंट P का हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा। एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि इस लाइन को सेम रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर दे। एक ऐसा पॉइंट होगा, लेट से वो कुछ भी हो सकता है, क्यों, जो इस लाइन को सेम 3:2 के रेशो में, मतलब ये पूरा 3 और QB ये पूरा 2, सेम रेशो में डिवाइड करने वाला, एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला जो पॉइंट होगा, वो इस P का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। तो अगर आपको बोला जाता है कि देयर इज ए पॉइंट और उसके बाद कुछ बोलता है ब्ला ब्ला ब्ला, फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो आपको क्या समझना है, उस पॉइंट ने जिस रेशो में डिवाइड करा है उसी रेशो में डिवाइड करने वाला एक और पॉइंट चाहिए अपने को। अगर उसने इंटरनली करा है तो दूसरा एक्सटर्नल होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपने पकड़ ली ना, हार्मोनिक कॉन्जुगेट सबसे आसान टॉपिक है और आप भूलोगे भी नहीं, आज की क्लास के बाद आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा रिवीजन करते रहना रहेगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B आर, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and B are 0,0 and 9,0 respectively, and 9,0 respectively, then find the coordinates of point Q. Then find the coordinates of point Q such that
it divides such that it divides the line AB in the ratio 1:2 externally, ठीक, और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ओके, if the coordinates of A and B are given and find the coordinates of point Q such that it divides, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है पॉइंट Q, उसका कोऑर्डिनेट तो निकाल लेंगे, उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट जो सेम रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा, बस। ठीक है, ये चीज़ अगर आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है तो आपने बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ लिया। ठीक है, तो करो इसको सॉल्व, आपके पास टाइम है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी, देखते हैं वाला क्वेश्चन करके, पॉइंट ए और पॉइंट बी इनका कोऑर्डिनेट है 9,0 और 0,0। एक ऐसा पॉइंट निकालना है आपने को Q सच दैट वो लाइन ए बी को 1:2 के रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड करे। मान लेते हैं पॉइंट Q यहाँ पे होगा, या छोड़ो ना यार, एक्सटर्नल डिवीजन तो अपने को आता ही नहीं है, इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल 1:2 का है तो इंटरनल कितना होगा, 1:-2 का। तो m मतलब 1 इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट 9 प्लस n इंटू 0 अपॉन 1 प्लस -2, ये क्या आया होगा, Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। सो दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। अच्छा, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q भी निकल जाएगा, 1 इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट दैट इज 0 प्लस -2 इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट दैट इज 0, दोनों 0 है। अच्छा, 1 प्लस -2, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया, 9 अपॉन -1 दैट इज -9। तो मतलब ऐसा पॉइंट जो कि एक्सटर्नली 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा था, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, या आप ऐसे लिखो, देखो ऐसे लिखते हैं, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ऐसे ट्रिपल इक्वल का साइन लगाते हैं, इसका मतलब इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि अपन इक्वेट तो सिंगल क्वांटिटी से करते हैं ना यार, x इज इक्वल टू 5 लिखते हैं या y इज इक्वल टू लेट से 6 लिखते हैं, बट अगर ऐसा आ जाए x, y तो इसमें हम इक्वल नहीं इक्विवेलेंट लगाते हैं, क्योंकि दो चीज़ें इक्वेट करने वाली। तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x, y दैट इज -9,0। अब आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब ऐसा पॉइंट जो कि सेम चीज़ इंटरनली कर रहा है, सेम रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये तो अपन ने टेम्पररी बस Q को बीच में रखा था ताकि हमको क्वेश्चन सॉल्विंग आसान लगे। अब देखते हैं सॉल्व करके, पॉइंट P मान लेते हैं वो 1:2 के रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस -2। हो थैंक्स, x कोऑर्डिनेट ऑफ P हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2। ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया, 9/3 दैट इज 3। तो पॉइंट Q ये है -9,0 एंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट इज 3,0, दैट्स इट। ठीक है, आज का लेक्चर अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आगे जो चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ वो इसका भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्जन क्या है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे हट के। ठीक है, तो ये हो गया बात अपना एक्सटर्नल डिवीजन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ए ट्राइंगल।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4 important points of a triangle. पाँच स्टार लगा दिया मैंने, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझेंगे इसको अपन। देखिए ट्रायंगल में ना चार इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। सबसे पहला होता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड शायद से आपने क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था वैसे तो, बट हो सकता है भूल भी गए हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या नहीं भी पढ़ा हो तो अपन पूरा स्क्रैच से ही पढ़ेंगे। सेंट्रॉइड के बाद होता है ऑर्थो सेंटर, फिर होता है इन सेंटर, फिर होता है सर्कम सेंटर। ये सब क्या होता है क्या नहीं होता है वो अपन देखेंगे, पहले इनके नाम लिख लेते हैं। सर्कम सेंटर, ठीक है। ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये अपने को पढ़ना है। सबसे पहली बात तो क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, ट्रायंगल, है ना। मतलब किसी ट्रायंगल के अंदर या बाहर, बाहर भी होते हैं कुछ पॉइंट, किसी ट्रायंगल के लिए ये चारों पॉइंट्स हो सकते हैं। चारों पॉइंट्स का मतलब क्या है वो अपन देखते हैं। देखिए किसी भी ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, उनका मतलब देखते हैं अपन। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना चाहूँगा क्योंकि इनका इनिशियल लिखना है मुझे। देखिए सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल की, अच्छा एक ट्रायंगल में मीडियन का मतलब पता है क्या होता है? मीडियन मतलब, मीडियन एक लाइन होती है, नॉट परपेंडिकुलर। इस वर्टेक्स से आपको अगले वाले लाइन पे ड्रॉ करना है ताकि अगले वाली लाइन को बाइसेक्ट करे। ऐसे तीन मीडियन हो सकते हैं, ये दूसरा मीडियन ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और ये तीसरा मीडियन जो इसको बाइसेक्ट, ये तीनों मीडियन ना एक खूबसूरत पॉइंट पे मिलते हैं। ये तीनों मीडियन एक खूबसूरत पॉइंट पे मिलते हैं, उसी पॉइंट को अपन कहते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा POI। POI का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मैं इनके बारे में डिटेल में समझाऊंगा आपको, स्टार्टिंग में मैं ऐसे लिखवाता हूँ ताकि आप जब रिवीजन करोगे तो आप एक ही बार में यहाँ से पूरा समझ लो। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड का मतलब समझते हो क्या होता है? एक सामने वाली वर्टेक्स से, सामने वाली कोई भी वर्टेक्स से अपन ने सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। क्या ड्रॉप करा? परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ये क्या कहलाएगा? ऑल्टीट्यूड कहलाएगा। ऐसे कितने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए जा सकते हैं? 3, इसको मिलाकर 3। एक और ये वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा सकता है, और ये वाले वर्टेक्स से भी सामने वाले पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा सकता है। आपको पता है ये तीनों पॉइंट ना एक जगह पर मिलते हैं, उस खूबसूरत पॉइंट को कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। तो हम क्या लिखेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट आएगा कि सर याद कैसे रखेंगे हम लोग। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी। फिर अपन देखेंगे इन सेंटर। ओके, इन सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? किसी ना किसी का तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही। देखते हैं किसका। मान लो ये ट्रायंगल है अपने पास, ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर्स पता है आपको क्या होते हैं? हर एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन। तो मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो एंगल ए को बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में, ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली जो लाइन होगी, वो वाली लाइन कितनी हो सकती है टोटल? ये वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करने वाली एक एंगल बाइसेक्टर होगी, और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करने वाला एक एंगल बाइसेक्टर होगा। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस खूबसूरत पॉइंट पे मिलते हैं उसको अपन कहते हैं इन सेंटर। तो क्या लिखूँ मैं इसमें? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। लास्ट सर्कम सेंटर, यह है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, एनी गेस क्या ही बच गया अभी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे यहाँ पे एकदम गड़बड़ा जाते हैं कि सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में
और ऑल्टीट्यूड में क्या फ़र्क है? फ़र्क है क्या? अच्छा, व्हाट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? जब आप क्लास 9th में रहे होंगे तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कंस्ट्रक्शन, है ना? क्लास 10th में भी आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कंस्ट्रक्शन। तो उसमें आप लोगों ने कंपस से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाना सीखा होगा। मैं आपको याद दिलाता हूँ, अभी याद आ जाएगा। मान लो हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, दोनों को ज्वाइन किया हम लोगों ने। हाँ, क्या यार, तुमने बोला कि तुम पढ़े हो 9th 10th में? 10th में तो तुम हो गए थे कि भैया एग्ज़ाम तो होगी नहीं, चिल मारो, है ना? तो हम लोग क्या करते थे कि मोर देन हाफ लेके ऐसे बाइसेक्ट करते थे, नीचे और ऊपर, और यहाँ से भी मोर देन हाफ लेके ऐसे बनाते थे पॉइंट, और फिर एक लाइन मिलती थी। वो लाइन क्या करती थी, एकदम बीचों बीच गुजरती थी, इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करके, और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी बनता था, है ना? तो ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। ऑल्टीट्यूड के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। ऑल्टीट्यूड जैसे कि ये वाला ऑल्टीट्यूड देखो, ये कहाँ बीचों बीच है, सेंटर पे कहाँ है? बाइसेक्ट थोड़ी कर रहा है, इट इज़ परपेंडिकुलर, यस। ये वाली जो साइड है उसके परपेंडिकुलर है ये लाइन, बट बाइसेक्ट थोड़ी ना कर रही है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में थोड़ा सा फर्क होता है। तो हर साइड का, ट्राइंगल की हर साइड का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज़रूर होता है, और वो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लो ऐसा ट्राइंगल है अपने पास, कुछ थोड़ा अजीब सा बना देता हूँ मैं। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वही आपको वैसे वैसे करके बनाओगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है? जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे। इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ यहाँ से गुजरेगा, जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे। और ये वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ यहाँ से गुजरेगा, जो परपेंडिकुलर भी हो और ऐसे बाइसेक्ट भी करे। तो तीनों लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस खूबसूरत पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम कहते हैं सरकम सेंटर, ठीक है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। इन सब का स्टैंडर्ड नोटेशन होता है जो सारी दुनिया में सेम चलता है, ठीक है? अगर आप यहाँ से अफ्रीका भी चले जाओगे और आप बोलोगे कि सेंट्रॉइड को किस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हो, तो वो लोग भी जी से करेंगे, ठीक है? सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं, मैं आपको पूरा रटवा दूंगा अभी। ऑर्थो सेंटर को हम लोग एच से डिनोट करेंगे। कई बार जेई में क्वेश्चन आया डायरेक्टली कि पॉइंट एच जी एच ओ ऐसे करके, तो आपको खुद ही गैस करना है, खुद ही पता होना चाहिए कि जी का मतलब सेंट्रॉइड होता है, एच का मतलब ऑर्थो सेंटर होता है। इन सेंटर को अपन आई से डिनोट करते हैं और सरकम सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं। इसमें सबसे आसान जो है वो इन सेंटर है, क्योंकि आई से आई समझ में आ जाएगा, बाकी सब बहुत मुश्किल है। मैं कैसे याद करता था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो, जैसे कि अगर मुझे सेंट्रॉइड याद रखना तो मैं सेंट्रॉइड को सेंट्रॉइड जी बोलता था। जैसे मैं आर्यन को अगर रिस्पेक्ट देता हूँ, बोलता हूँ आर्यन जी इधर आइए, तो आर्यन जी शर्मा के आ जाएंगे, तो वैसी वाली बात है। तो सेंट्रॉइड को मैं बोलता था सेंट्रॉइड जी। दूसरी बात, ऑर्थो सेंटर को मैं ऑर्थो सेंटर बोलता ही नहीं था, मैं उसको हॉर्थो सेंटर बोलता था, ठीक है? सारी मेरी जितनी भी ट्रिक्स रहेगी वो बहुत देसी और गरीब बच्चे वाली ट्रिक रहेगी, लेकिन इट विल बी इफेक्टिव। तो ऑर्थो सेंटर को मैं हॉर्थो सेंटर बोलता था, ठीक है? इससे एक और फ़ायदा है, एक और फ़ायदा ये भी है कि एच रिप्रेजेंट्स हाइट, और आपको याद हो जाएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइट्स या ऑल्टीट्यूड्स, तो ऑल्टीट्यूड्स की जगह आप हाइट भी लिख सकते हो। तो हॉर्थो सेंटर से आपके दो फ़ायदे हो गए, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। हॉर्थो सेंटर मतलब एच से रिप्रेजेंट, और एच मतलब हाइट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड, ठीक है? अच्छा, इन सेंटर तो बड़ा आसान है, आई से हो चल रहा है। और सरकम सेंटर को मैं सरकम सेंट्रो बोलता था, ताकि ओ जो है वो पूरा मैंने स्पेलिंग में मिला दिया था, कोई लफड़ा ही नहीं याद करने का। तो सरकम सेंटर को बोल दिया सरकम सेंट्रो, ठीक है? तो आपको मैं बोलता हूँ अगर सेंट्रॉइड जी, ठीक है? हॉर्थो सेंटर एच, इन सेंटर आई, सरकम सेंट्रो, ठीक है? तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स तो याद हो गए अपने को, अब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टास्क क्या है कि आपको ये याद रखना कि कौन किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है? तो इसमें से एच भी अपने को याद हो गया, ठीक है? और मैं आपको सच बताऊं तो ये मीडियंस वाला भी तो 10वीं क्लास में पढ़ा दिया जाता है, तो वो भी याद रहता है। अच्छा, ये जो दोनों है ना, इन सेंटर और सरकम सेंटर, दोनों बाइसेक्टर्स होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, अगर एक एंगल का बाइसेक्टर है और एक परपेंडिकुलर के बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इवेंचुअली ये भी याद हो जाता है। बताऊंगा मैं इसके बारे में और चीज़ें, और डिटेल में भी अपन इसको पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत तो आज ही पढ़ लेंगे। तो पहले आप ये चारों पॉइंट्स लिख लीजिए, सबके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लीजिए। अगर आपको अल्फ़ाबेट याद हो गए तो 70% जॉब इज़ डन, ठीक है? ये सब भी हम लोग याद कर ही लेंगे।
बहुत सारा अभी अपने को थ्योरी लिखना है, ठीक है, इसके बाद में, बट थ्योरी विल बी इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल, बट आपको लिखना काफ़ी पड़ेगा। आते बारी बारी से हर एक की अपन डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑर्थो सेंटर, फिर इन सेंटर, फिर सर्कम सेंट्रो, ठीक है। सबके अल्फ़ाबेट आपको याद होने चाहिए। आ जाइए सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के सामने लिखिए जी। सबसे पहला पॉइंट है, सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो या कॉन्करेंसी बोलो, एक ही बात है। थोड़ा ज़्यादा स्टाइल मारने के लिए बोलना है तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल मैंने बनाया नहीं ना, आई नीड टू ड्रॉ ए ट्रायंगल एंड मे बी यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये रहा ट्रायंगल, ये वर्टेक्स मान लिया मैंने ABC, वर्टेक्स A से मैंने मीडियन बनाया, वर्टेक्स B से मैंने मीडियन बनाया, और वर्टेक्स C से भी मैंने मीडियन बनाया। तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे G, ठीक है। क्योंकि ये मीडियन है तो ये दोनों इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे होंगे, जो कि अपने को दर्शाना ज़रूरी है। M ABCDEF कर देते हैं, लफड़ा ही खत्म हो जाए। DEF। सेकेंड पॉइंट देखिए इसका, ये देखो, ये जो मीडियन होता है ना, तीनों मीडियन, ये इस ट्रायंगल को 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड करता है। देखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला BGC, ये आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जिसको मैंने शेड करा है, उसी के जैसे 2 और हिस्से होंगे। मतलब आप पहला तो ये बेस पकड़ लो और ये बीच तक ज्वाइन कर लो, फिर ये दूसरा वाला बेस पकड़ लो AB और उसको बीच तक ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट दिस ट्रायंगल, ठीक है, डॉटेड वाला। और जो प्लेन है एकदम, वो थर्ड वाला ट्रायंगल। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। एरिया ऑफ BGC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, इट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGA, it is equal to area of triangle AGC. नाइस। अब क्या करें? अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, सुनना ध्यान से। ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है फिजिक्स में? चालू हो गया ना चैप्टर? अभी कौन सा चल रहा है? थर्मोडाइनमिक्स चल रहा है। और मैकेनिक्स में कौन सा लास्ट हुआ था? सर्कुलर मोशन। ओके, कोई नहीं, आप सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे तो आप ये चीज़ उसमें पढ़ोगे कि हर ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जहाँ पर उसका हम सारा मास अज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी का भी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ये लैपटॉप, ये टेबल, ये चेयर, सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। हम मान सकते हैं कि उस पॉइंट पर हम सारा मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो जो ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल के लिए ये जो पॉइंट होता है ना सेंट्रॉइड, इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, और यही होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मतलब सारा ट्रायंगल का मास जो होता है वो यहीं पे आप एसोसिएटेड मान सकते हो। अब उसमें ये भी पढ़ोगे कि हर बॉडी को पॉइंट की तरह ट्रीट किया जा सकता है, और उस पॉइंट को अपन सेंटर ऑफ मास की तरह ट्रीट करेंगे। अब वो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट उसमें हाँ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं जो बता रहा हूँ ट्रायंगल से रिलेटेड, इट इज़ दैट। तो उसमें आपको बहुत ईजिली कैलकुलेशन करने का मौका मिलेगा। आपको क्या बोल दिया जाएगा, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C आपको लोकेशन दे देगा कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, और बोलेगा कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालो। ये नहीं बोलेगा सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट निकालो, आपको बोलेगा कि फाइंड इट्स सेंटर ऑफ मास, फाइंड वेयर इट्स सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड। तो आपको बेसिकली G के कोऑर्डिनेट निकालना, मैं आपको सिखाऊंगा अभी कैसे निकालना होता है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया। मैं एक और चीज़ याद आ रही थी, भूल गया। हाँ, ये जो सेंट्रॉइड है ना पॉइंट, ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही पाया जाएगा। कहने का मतलब क्या है
कि पॉइंट सेंटर, अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, इनमें से कोई ऐसा पॉइंट है क्या जो बाहर भी आ सकता है ट्रायंगल के? बिल्कुल आ सकता है। अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा कि दो पॉइंट है ऐसे जो बाहर आ सकते हैं, ओ और एच। मैंने बताया है कि आपको ये चीज़, ये आपने पढ़ा है? हाँ वेरी नाइस। तो परपेंडिकुलर के बाहर आ सकता है। अगर आपको इसका भी ट्रिक मैं बताता हूँ नॉर्मली कि कौन से दो पॉइंट्स बाहर आ सकते हैं, उसका भी मैंने एक ट्रिक बना रखा है। ओ और एच, ओह बाहर निकल गए, तो ये दो पॉइंट जो है वो बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, मैं लिटरली भूल जाता हूँ, अभी भी भूल गया था कौन से दो पॉइंट है, फिर मेरे को याद है ओ और एच बाहर निकल सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली, आज मैं नहीं लिखवाऊंगा। तो ये दो पॉइंट्स बाहर आ सकते हैं ऑब्ट्यूज के केस में, विल सी, बट सेंट्रॉइड कभी भी बाहर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रायंगल, irrespective of the triangle being acute, obtuse or right, acute, obtuse or right, कॉमा जी मतलब सेंट्रॉइड। अब मैं सेंट्रॉइड की जगह हर बार जी ही लिखूंगा, आपको अपने आप समझना है। जी विल ऑलवेज lie inside the triangle। ठीक है, कभी भी बाहर नहीं जाएगा ये। अच्छा देखिए, जी के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं अपन, वो देखते हैं। ये आपको सेंटर ऑफ मास चैप्टर में काफ़ी हेल्प करेगा। जी के कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है, देखते रहिएगा बोर्ड की तरफ। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट अगर हम मान लेते हैं x1 y1 है, गिवन है अपने को। पॉइंट टू का कोऑर्डिनेट, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट अपने को पता है x2 y2 है, और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हमें पता है x3 y3 है। ठीक है, तो जी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सारे x कोऑर्डिनेट निकाल, अपने को x कोऑर्डिनेट निकालना है पहले जी का, फिर y निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। कहने का मतलब क्या हुआ कि सारे x कोऑर्डिनेट, जितने भी x कोऑर्डिनेट है ना, जैसे कि ये है a, x1, x2 और x3, सारे x कोऑर्डिनेट का एवरेज हो जाएगा। सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट एवरेज पता है ना, मीन बोलना ज़्यादा सही है क्योंकि अब नंबर्स दो से ज़्यादा है। और सारे y कोऑर्डिनेट का एवरेज निकाल लेंगे अगर अपन, तो सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अच्छी बात है ना, आसान है तो खुश हो जाओ कि भाई आसान फॉर्मूला याद हो गया अपने को। तो इसको लिखेंगे अपन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, जी हाँ, फिफ्थ। लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग देख रहा है नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा ये। ठीक है, तो अभी यहाँ तक अपन इतना ही पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी, एंड मैं फिफ्थ पॉइंट जो है पहले आपको ओरली बताना चाहूँगा, फिर अंग्रेजी में लिखवाना चाहूँगा। देखिए, अच्छा एक बात बताओ मुझे, जैसे कि मीडियन है ए एम, ये ए डी बोल देता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने डी बोला है, ये मीडियन है ए डी। आप देखोगे ध्यान से तो सेंट्रॉइड जो है, ये सेंट्रॉइड जो है वो ऑब्वियसली तीनों मीडियन पे ही लाई करेगा, क्योंकि तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तीनों पे ही लाई करेगा। तो कोई भी मीडियन पे सेंट्रॉइड अपने को डेफिनेटली मिलेगा। जैसे कि ये वाले मीडियन पे हमको सेंट्रॉइड मिला, तो पता है वो सेंट्रॉइड क्या करता है, ये जो सेंट्रॉइड है वो इस मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। आज समझ में आ गई आपको? हाँ, लेकिन इसमें ना हमेशा कन्फ्यूजन होता है। बच्चे क्या बोलते हैं ना कि कभी कभी 2 नीचे ले लेते हैं, 1 ऊपर ले लेते हैं। 2:1 का रेशो, आपने तो सर 2:1 बताया, अब 2 कहाँ लेना, 1 कहाँ लेना, वो कैसे पता? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्टेक्स वाला जो रेशो है वो हमेशा 2 होगा, वर्टेक्स के नज़दीक वाला रेशो। ऊपर वर्टेक्स है ना, तो वो वाला रेशो 2 होगा और नीचे वाला 1 होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। तो लिखिए, सेंट्रॉइड डिवाइड्स, सेंट्रॉइड मतलब जी डिवाइड्स the median in the ratio, divides the median
in the ratio टू इज टू वन, मतलब आप क्या कह सकते हो कि ए जी अपॉन जी डी विल बी 2/1, ए जी अपॉन जी डी विल बी 2/1। अच्छा, इसके ब्रैकेट में लिख लो, वर्टेक्स के पास 2, समझ जाना है ना, ये भूल जाओगे वरना। वर्टेक्स के पास 2 और दूसरा वाला तो अपने आप 1 आ गया। ऐसे तो आप बाकी सारे सेंट्रोइड्स बाकी सारा भी लिख सकते हैं। देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ ये वाला, देखिए आप बी ई की बात करते हैं, बी ई, तो क्या रेशो हो जाएगा, बी जी अपॉन जी ई। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, बी जी अपॉन जी ई। और ये एफ बोल दिया अगर मैंने इसको, तो क्या बोलेंगे, क्यू जी अपॉन जी एफ। ठीक है, वर्टेक्स के पास वाला 2 और दूर वाला 1, दिस इज इट। तो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रॉइड। अपने को सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होगी। सेंट्रॉइड याद भी रह जाएगा आपको, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फिर बाकी चीज़ें याद रखना, ऑर्थोसेंटर मतलब हाइट या ऑल्टीट्यूड, इन सेंटर तो आई से रिप्रेजेंट होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ठीक है। इसके आगे की चीज़ें अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। और ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट जो होते हैं ना, ओ और एच, ये बाहर निकल जाते हैं, मैंने आपको ये बताया। ओ मतलब सर्कम सेंटर और एच मतलब ऑर्थो सेंटर। कन्फ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, सुन लीजिए, आप लोगों को भी कन्फ्यूजन होगा। ऑर्थो सेंटर बहुत सारे लोग ओ बोलना चालू कर देंगे कुछ दिनों बाद, ये गलती मत करना, ऑर्थो सेंटर ओ नहीं होता है। वो आप मेरे से मत बोलना कि सर ऐसे नाम क्यों दिए, भाई जिसने दिया उसको गाली दो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन एंड थैंक यू। कल आपका क्विज होगा मॉर्निंग में, ठीक है, सेम टाइम पे दोनों सेंटर्स का क्विज है। फेज़ 1 अच्छे से पढ़ के आना, जो चीज़ मैंने रेंज के बारे में बताई थी अच्छे से पढ़ के आना। फेज़ 1 ही है, नो सरप्राइज।